तो हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, स्टैट्स। ठीक है। तो उसके लिए जैसे डेटा साइंस में आपने पढ़ा होगा तो इसके मेजर कितने स्टेप्स हैं? हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस? हाउ मेनी मेजर स्टेप्स ऑफ डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस? कौन कौन से? स्टेप वन, क्या फिर से? बेटा ऐसे ये इंटरव्यूअर ना आपका पता है, स्पीड पोस्ट करवा देगा आपके लोकेशन पे, घर पे पांडाज। और ये डेटा साइंस का स्टेप्स है। एग्जैक्टली पहला स्टेप वन में डेटा को गैदरिंग करना होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। हमने कितनी बार आपके बैच में बता चुका हूँ ये चीज। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सबसे पहले बेटा आपको डेटा गैदरिंग करने की रिक्वायरमेंट है। ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड अ डेटा। डेटा साइंस में डेटा इज द प्रीरिक्विजिट। डेटा साइंस करो या डेटा एनालिसिस करो या डेटा साइंस जनरेटिव एआई में जाओ आप, एआई डेटा इज द प्रीरिक्विजिट, यस और नो? जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू गैदर द डेटा, दैट स्टेप इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बेसिकली करते क्या है, जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन लाइक एडब्ल्यूएस, एजीओर, क्लाउड इन्वायरमेंट जो है इसमें, इसके थ्रू, या आप डेटाबेस सर्वर, सीक्वल सर्वर, ओरेकल सर्वर, यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हो, या किसी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या किसी लोकल मशीन से एक्सेस कर सकते हो। तो दीज आर द लोकेशन वेयर अवर डेटा इज प्लेस्ड, यस और नो? तो इस लोकेशन से डेटा को गैदर करने के लिए हमारे पास आप डेटा साइंस में तीन टूल अवेलेबल है। एक तो एक्सेल है, बीआई टूल है और पाइथन है। तीन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में एडेड है जिनका मेन पर्पस क्या है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सेल आप पढ़ रखे हो, बीआई टूल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल मींस पावर बीआई, टैबलो, लुकर, जोहो, मल्टीपल बीआई टूल अवेलेबल है टुडे एरा में। और पाइथन, ये तीन टेक्नोलॉजी है, तीनों का एक ही प्रोस्पेक्टिव है बेटा कि डेटा को क्या करना, गैदर करना, मतलब डेटा सोर्स से अपने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। तो डेटा से लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए अभी जो टुडे एरा उसमें क्या यूज होता है, एपीआई। जानते हो आप सभी लोग ना, व्हाट इज द एपीआई? application programming interface, it stands, but what is the use of API? Yeah, how it works? Yeah, what is the API? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो एपीआई नथिंग बट जस्ट लुक लाइक यूआरएल, जैसे आपके रियल में यूआरएल यूज करते हो, दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश लाइव कनेक्शन बिटवीन योर डेटाबेस टू योर रिसोर्सेज। जैसे ये जो डेटाबेस जहाँ पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स। और जो हम यूज कर रहे हैं जैसे लैपटॉप, वाईफाई, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वट एवर रिसोर्स दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। तो दीज आर द लोकेशन दैट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम वट। एपीआई बेसिकली क्या करता है, आपकी जो सोर्स है और आपका जो रिसोर्स है उन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश। एक रियल एग्जांपल दे सकते हो आप इसका, जो लाइव कनेक्शन है मैं दे सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपके फोन है, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर आप उससे रिलेवेंट करके बताना। जैसे हमारे फोन है, तो फोन में आपकी वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है आप देखोगे एनुअल वो, मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। क्या वो स्टैटिक नहीं होता? आप नोटिस कियोगे जैसे हमारे जो फोन है, फोन में जो वेदर की टेम्परेचर बताता है 25 डिग्री टेम्परेचर, क्लाउडली सीजन, तो ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो क्या हमारे फोन में कोई डेटाबेस है शादी जो वेदर की नहीं है? ये डेटाबेस कहाँ है, कहीं क्लाउड पे अवेलेबल है जहां से हम इसको लाइव एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखे हैं, यस और नो? तो ये कैसे पॉसिबल है, बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई के थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से, जैसे आपने रियल टाइम टाइम एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, इसमें डेटा कैसे आएगी? एपीआई के थ्रू ही आएगी। ये दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या होता है, स्पेशली डेटाबेस का होता है। फास्ट एपीआई किस पर्पस से बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री पर्पस। जैसे सपोज करो आपको अब यूजर से रिव्यू कलेक्ट करना है, तो आपने एक स्क्रिप्टिंग बना ली, जैसे ही बंद क्लिक किया किसी ने, यूजर ने क्लिक किया, उसके सामने एक पॉपअप ओपन हुआ जहां पे यूजर ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया, सबमिट किया, उसकी डेटा मेरे पास। तो जहां पे आपको डेटा बेस में डेटा को एक्सेस करना हो तो आप क्या यूज करते हो, फास्ट एपीआई। बट यदि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी करना है तो क्या यूज करते हैं, रेस्ट। क्लियर हुआ सबको? तो ये दो तरह के होते हैं। तो अब हम अपने डेटा साइंस में जो यूज करेंगे वो विच वन, रेस्ट एपीआई। समझ गए ना? तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एपीआई, व्हाट इज द यूज ऑफ एपीआई, which type of API exists in today era?
और आप पांडाज नंपाई सी बोर्ड बताते रहे, है ना। इंटरव्यूअर ना इंटरव्यू नहीं लेगा, डांटेगा और ट्रेनर का नाम और लिखवाएगा कि लिख के जाओ पर उसको फोन करो। फिर हमें फोन करके नहीं, मैसेज में कहेगा कि भाई साहब आप खुद से रिजिग्नेशन दोगे या मैं डलवा दूं। प्लीज इस चीज को कैरी करें हम, है ना। तुम्हें भी नहीं पता था, पर हंस क्या रहे हो। तुम तो 5वीं बार रहे हो, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आईडी सर्च करके दिखा सकता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं बार बैच रहे फिर भी नहीं आइडिया। तो मेरी कहने का सेंस ये नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा सा तो पढ़िए। विश्वास, एक्सेल वाली बैच में भी आपको करवा रखा हूँ मैं ये चीजें। हम एक सिक्योर की क्लास में बताते हैं सारी चीजें आपको, हर डेटा साइंस की जो भी बैच स्टार्ट करता हूँ उसमें मैं आइडिया देता हूँ कि आप लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, उसको डेटा साइंस में क्या यूज है, पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, पाइथन पढ़ने का हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या हमारा कोई एग्जाम होगा सेमेस्टर का जो पास करेंगे उसको देखकर हम पाइथन को क्यों यूज कर रहे हैं। तो हमारा एक पर्सपेक्टिव है क्या, डेटा को गैदर करना। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। जैसे बेटा आपका एक ही पर्सपेक्टिव था डेटा को एक्सेस करना, तो वाई भी यूज एक्सेल, वाई भी यूज बीआई, वाई भी यूज पाइथन। यदि एक ही काम है तो एक टेक्नोलॉजी एनफ नहीं थी जो तीन डेवलप की गई है, वाई भी यूज थ्री वन, वाई भी यूज ऑल, एक काफी था एनफ, यस और नो। तो वाई भी यूज दिस थ्री वन। यस बताएं, कोई ऑनलाइन किसी को आइडिया ऑफलाइन में, और बताएं। वॉल्यूम ऑफ डेटा, एग्जैक्टली। एक्सेल जो है आपका लिटिल बिट अमाउंट, लिटिल बिट अमाउंट का मतलब ये भी नहीं कि 4 रो के साथ 500 MB डेटा तक का काम करता है। जैसे आप एक्सेल यदि पढ़े होगे तो 10,48,000 समथिंग रिकॉर्ड आपने पढ़ा होगा, इतने से बड़ी डेटा भी काम नहीं कर पाता है, देखे होगे आप। यदि उससे बड़ी डेटा है हमारे पास, मतलब 500 MB से बड़ी डेटा है, तो हमें किसके पास मूवमेंट करना होगा, बीआई टूल, पावर बीआई, टैबलू, लुकर, जो आपको कन्वीनियंट लगे। और उससे बड़ी डेटा है देन वी यूज विच वन, yes or no, that means we can clearly say Python help us to extract the data and it have ability to work with large amount of data, yes or no, clear हुआ बिल्कुल। तो आपको ये तीनों पढ़ रहे हो और अच्छी बताओ। तो फिर यदि हमें यदि पाइथन बिग डेटा पे वर्क कर पा रहा है तो स्मॉलर डेटा पे इजीली कर पाएगा, ये सब बताओ। यदि जो बड़े से काम को कर पा रहा है स्मॉलर काम को इजीली बिल्कुल करेगा। तो फिर हम पाइथन को ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, एक्सेल को ही क्यों यूज कर रहे हैं अभी तक, बीआई टूल ही क्यों यूज हो रहा है इतना सारा इतना ज्यादा, पाइथन अभी भी कम यूज हो रहा है, क्यों ऐसा। आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं। जो जितना कम पावरफुल होता है उतना रिसोर्स कंज्यूमिंग कम होता है। जैसे बीआई, पावर बीआई जितना ज्यादा पावरफुल है उतना रिसोर्स कंज्यूमिंग भी है। आपके लैपटॉप में 8 GB रैम प्लस रिक्वायर्ड होता है पावर बीआई के लिए, तो उससे कम है ना तो बस रोएगा आपके लैपटॉप में, चलेगा नहीं और आपको और रुलाएगा। तो हमें पावर बीआई यूज करने का तभी यूज करें जब डेटा उस तरह की, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह की डेटा होती है वो ऑर्गेनाइजेशन वो पर्टिकुलर को यूज करती है। समझ गए। तो मैं होप करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आप परफॉर्म कर रखे होंगे, हम भी अपनी क्लास में इसको यूज करेंगे। तो हम जो फोकस करने वाले हैं पाइथन को फोकस करेंगे, पाइथन के थ्रू हम डेटा साइंस आपको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो पाइथन में आपको डेटा ये डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए दो लाइब्रेरी हेल्प करते हैं, पांडाज और हम पाई तो पढ़े कहाँ से हो ऐसे ऐसे गंदे गंदी चीजें, पोलर। बेटा दो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हो, और एक तीसरा यदि कहना भी चाहो तो आप कह सकते हो ब्यूटीफुल सो। ये तीन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू डेटा एक्सट्रैक्शन कर, तीन ये है लाइब्रेरी जिसके थ्रू डेटा आप किसी भी लोकेशन से ब्यूटीफुल शॉप। अरे नाम अच्छा लग रहा है तो क्या हो गया, इसका नाम है वेब स्क्रैपिंग करना। वेब स्क्रैपिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, समझ रहे होंगे आप। तो जो मैंने कहा नहीं ना वेबसाइट से डेटा एक्सेस करेगा, तो कैसे करेगा, ये लाइब्रेरी का यूज करके। पांडाज जो है एपीआई से डेटा एक्सेस करने में हेल्प कर देगा, किसी डेटाबेस सर्वर से लाना है तो पांडाज हेल्प कर देगा, है ना। तो ये सारे लाइब्रेरी हैं जिसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ये पाइथन की लाइब्रेरी है, बट पाइथन की लाइब्रेरी हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें पाइथन आता होगा। तो मैं बुक करता हूँ, हम सभी को पाइथन आता होगा, है ना। मैं हाँ क्या, धीरे धीरे ना बोले, हमें सुन तो लेता हूँ, इसलिए आप जो भी बोले प्रॉपर बोले, धीरे धीरे वाला बोलने वाला थोड़े दूसरे टाइप के आदमी हैं। स्टेप 2, तो हमने डेटा गैदर कर लिया। जब डेटा गैदर करते हो तो आपके पास जो डेटा आई है वो हमेशा आपके लायक आएगी, इसकी क्या कोई श्योरिटी नहीं है ना। तो आप सुने होगे हमें डेटा क्या करनी पड़ती है, क्लीनिंग, है ना बेटा। डेटा एक्सट्रैक्ट तो हो गया,
अब आपको जैसे रियल लाइफ में गोल्ड माइनिंग करते हैं तो गोल्ड ही नहीं आता, उसके साथ एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी आते हैं, तो उसको आपको फिल्टर करना पड़ता है बिहाफ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेवल। तो सेम हम भी यही करेंगे। स्टेप 2 वी नीड टू परफॉर्म, टेक्निकली सिखाते हैं डायग्नोसिस एनालिसिस। तो स्टेप 2 में हमने क्या देखा बेटा कि हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया, फिर हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस एनालिसिस, जिसे आप सिंपल वर्ड में डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये सब वर्ड सुने होंगे, है ना। दीज आर द दीज आर द स्टेप्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा आपने गैदर किया था उस पर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा की कैसे ट्रीटमेंट होती है, ह्यूमन की तो ट्रीटमेंट समझ में आता है, ब्लड प्रेशर लेवल कम गया, बीपी कम गई, मैं उसको पानी वानी चढ़ाओ, इंजेक्शन लगाओ। डेटा की क्या होती होगी बता सकते हो आप, डेटा क्लीनिंग करने का क्या सेंस हुआ बताओ। नल वैल्यूज है ना बेटा, मल्टीपल प्लेसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको नल वैल्यूज है। नल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब बहुत लोग समझ लेते हैं जीरो, नहीं, नल का मतलब देयर इज नो एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड नल वैल्यू। मतलब इस सेल के अंदर तो देखो आप सुनो समझना ध्यान से, जैसे मैं एनालाइजेशन करनी होगी तो यहाँ पे कुछ एनए भी लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, तो भी समझ में आता है। यदि जी ब्लैंक है मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो किसी पर्सन का एज है और एज कॉलम में किसी पर्सन का एज गिवन नहीं है, यदि एज में एनए लिखा हुआ होता तो समझ में आता कि एज नहीं था अवेलेबल है, या तो एक्सपायर हो गए होंगे, तो कोई एज अपना क्यों लिखेगा भाई साहब। बट किसी का एज अवेलेबल नहीं है मतलब कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, यंग हो सकता है, व्हाटएवर ये सो। तो इस सिनेरियो में हमें एनालाइजेशन करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, समझ रहे हो मेरी बात ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके मल्टीपल रिकॉर्ड रिपीट हो गई है एक ही चीजें, मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जैसे दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट एंट्री। और कभी कभी होता है मैक्सिमम डेटा एक रेंज में था 10 to 100, और कुछ डेटा है जो इससे आउट ऑफ रेंज है, जैसे बहुत ज्यादा छोटा है या फिर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो दिस इज कॉल्ड आउटलायर, टेक्निकली समझ में आया। फिर कभी कभी ये होता है बेटा कि हमारे पास C1 कॉलम, C2, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कॉलम थे, 100 नंबर ऑफ कॉलम थे। तो एनालाइजेशन में सारे कॉलम हमारे लिए मैंडेटरी है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होता। जैसे होता है ना कोई कॉलम ऐसा जो बाय मिस्टेक से ऐड हो गए हैं, उनकी में कोई जरूरत ही नहीं, हम डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें ठीक करना होगा। तो एक इंटरव्यू का यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिफाइंड स्टेप्स ऑफ डेटा डायग्नोसिस एनालिसिस, या हाउ मेनी डिफाइंड स्टेप ऑफ डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के कितने डिफाइंड स्टेप, वी कैन क्लियरली से दैट कि देयर इज नो एनी फिक्स्ड स्टेप। देखो जैसे हम आपसे कोई कहे कि पानी को फिल्टर करने के कितने स्टेप्स हैं, तो भाई साहब वो डिपेंड करेगा पानी पे, जितना गंदा होगा उतना फिल्टर करना पड़ेगा, यस और नो। तो हमें उसी तरह से डेटा ये डिपेंड करेगा डेटा के डोमेन पे। डेटा जितनी ज्यादा मैसिव होगी उतनी लेवल में फिल्टर करनी पड़ेगी। डेटा यदि क्लीन है तो हमें डेटा क्लीनिंग करने की नीड है नहीं। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो इंटरव्यूअर के सामने भी ऐसे ही रिप्लाई करने होंगे, वैसे ही चीजों को क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि इफ इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन डोमेन ऑफ द डेटा। इफ अवर डेटा है malicious things, lots of malicious things, we need to perform multiple steps for data cleaning, yes or no। अब ये सब चीजें नहीं बोला जाता यहाँ मैंने डेटा क्लीनिंग सीधा कुछ पता, नल वैल्यू हैंडलिंग, डुप्लीकेट डिलीशन। अरे भाई साहब दो ही थोड़ी होते, वो पूछना थोड़ी चाह रहा है, वो तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है। वो पूछना चाह रहा है कोर पार्ट आपको कितने लेवल पे नॉलेज है। डायग्नोसिस डेटा एनालिसिस का ना ये बहुत मैंडेटरी स्टेप्स है, बैकबोन। देखो बेटा ये डेटा क्लीनिंग यदि प्रॉपर तरीके से नहीं की तो नेक्स्ट स्टेप बेटर होगा, इसकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते। यदि हमारे डेटा के अंदर, जैसे सपोज जस्ट एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने डॉक्टर के पास गए, आपकी डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया, मतलब आपकी ब्लड टेस्ट ही प्रॉपर रिपोर्ट सही नहीं है, तो आगे आपकी मेडिसिन जो खाओगे उसकी कोई श्योरिटी है कि आप ठीक होगे। तो स्टेप 2 इज द बैकबोन, पूरी का ये बैकबोन है। अब इस पे इस देखो ये डेटा क्लीनिंग करने के लिए जो हमें नीड होगी, किसकी नीड होगी, स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैट्स क्या है, मैथमेटिक्स है ना। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, जो मैथमेटिकल थिंग्स। तो मैथमेटिक्स जैसे सपोज करो स्टैटिस्टिक में मल्टीपल स्टेप आपने पढ़ा होगा पहले भी, मीन मीडियन मोड, आप डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, बार चार्ट, लिस्ट प्लॉट, ये सब। फिर आपने पढ़े होंगे टाइप ऑफ टेस्टिंग, पढ़ेंगे सारी चीजें जो नहीं पढ़े होंगे आप। तो इसमें जैसे सपोज मैंने एक कॉलम दिया आपको एज का, और मैं कहा पूरे कॉलम में से इस पूरे कॉलम का आप मीन कैलकुलेट कर दो। तो क्या आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो मैन्युअली इसमें 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, पॉसिबल है मैन्युअली करना। तो इसके लिए फिर से हमें किसकी नीड पड़ेगी, टूल और टेक्नोलॉजी की। तो एक्सेल के थ्रू भी ये चीजें पॉसिबिलिटी है,
बीआई टूल के थ्रू भी पॉसिबल है और पाइथन के थ्रू। तो हम अपने डेटा पे स्टैटिस्टिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन तीनों टूल और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। समझ में आया नहीं आप बताओ। तो एक्सेल से भी करते हैं, वही फिर से क्वेश्चन आता है एक्सेल क्यों नहीं यूज करते हैं, यदि ये फिर से वही चीज है कि व्हाई वी यूज दीस थ्री वंस, वी हैव डन वन टेक्नोलॉजी फॉर फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, व्हाई वी यूज दीस थ्री वन। यदि एक ही हमारा फुलफिल कर रहा है रिक्वायरमेंट तो तीन क्यों यूज कर रहे हैं, कि वही अमाउंट ऑफ डेटा पे वैरी करेगा, है ना। तो हम अपनी क्लास में स्टैटिस्टिक इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइथन। तो पाइथन क्या आपकी ये लाइब्रेरी हेल्प करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। अभी आप नमपाई जो नहीं कर रहे थे वो हेल्प करेगी। नमपाई हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प करता है। और एक और लाइब्रेरी पढ़ने को मिलेगा आपको, स्काईपाई। ये दो ऐसे लाइब्रेरी हैं जिसके थ्रू स्टैटिस्टिक्स आपकी डेटा पे इंप्लीमेंट होगा। समझ में आया। तो ये एक्सेल और पावर बीआई से कैसे करके दिखाएंगे, तो पावर बीआई की जब क्लास होगी हमारी और एक्सेल की, उसमें मैं आपको ये भी इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। पावर बीआई सिर्फ डैशबोर्ड नहीं बनाता और एक्सेल सिर्फ भी लुकअप नहीं करता, बहुत हाई लेवल के वर्क करता है। वो अलग बात है, हम नहीं करना जानते। हंस क्यों रहे हैं धीरज जी? पिछले साल धीरज की कौन पता है क्या हुआ, होली का टाइम था, यही होली का किसी ने आज इतना देखो आप। तो ये डेटा दो स्टेप हो गया आपका। दैट मीन्स व्हाट कि वी आफ्टर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स अवर डेटा बिकम क्लीन, हमारी डेटा क्लीन हो चुकी है। अब डेटा क्लीन होने के नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वी नीड टू परफॉर्म। अब आप ये डिपेंड करता है आप पे, स्टेप 3 और 4 जो है ना वो आपके नीड पर डिपेंड करता है। यदि आपको डेटा एनालाइजेशन करना है मतलब रिपोर्ट जनरेट करना है तो आप क्या परफॉर्म करोगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। वी नीड टू परफॉर्म विच वन, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नाम से पता चल रहा है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी को डायग्नोसिस करने के बाद एक बड़ा सा रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, ये ऐसे मेडिसिन लिखते हैं ऐसे, वही जानते हैं क्या लिखे, मैं जब मेरा पेन, मोनोसेप, बस वही याद। और फिर ये भी बता देते हैं कि हमारी बॉडी में ये सारी डिजीज थी, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें खानी है, ये सब नो। तो हम भी यही करेंगे, जैसे हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको आपने, ये क्लीन डेटा पे ही पॉसिबल है। डेटा यदि क्लीन नहीं हुई तो उसमें नहीं कर सकते, तो डेटा क्लीनिंग के बाद ही परफॉर्म होगा। तो जैसे सपोज एक रियल लाइफ यूज केस की बात करता हूँ आपके सामने, जैसे आपको बिग मार्ट की डेटा प्रोवाइड की गई जो 2022 से लेके अब तक की थी, मतलब 2022 से लेके 24-25 तक की थी। तो अब हम ईयरली बेसिस पे सेल से एनालाइज कर सकते हैं कि 2022 में हमारी सेल कितनी हुई थी, 23 में कितनी हुई है और 24 में कितनी हुई है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अच्छा ये जो है टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है, इसी को हम चार्ट के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे ना, ऐसे बार चार्ट के फॉर्मेट में कि देखो ऐसे, यस और नो। ये ज्यादा इजी पड़ता है यूजर को व्यू, यस और नो बताओ। अब मुझे यदि मंथ वाइज एनालाइजेशन करनी होती तो कैसे करते, मंथली एनालाइजेशन करनी होती तो इजीली कर सकते थे। देखो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। तो सपोज दैट हमें 2022 की रिप्रेजेंट ये लाइन कर रहा है, ये 2022 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग द 23, और ये पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 24 को। तो क्या हम इजीली नहीं देख सकते कि फरवरी मार्च महीने में पिछले 3 सालों में हमारी सेल क्या थी और इस मंथ सेल क्या है, इस ईयर में, यस और एनालाइज कर सकते नहीं कर सकते। यदि सेल्स अप हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, सेल्स डाउन हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक होता था, यस और नो। तो यही तक काम होता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा गैदर करना, डेटा क्लीन करना और फिर उस पर बिहाफ पे रिपोर्ट जनरेशन। अब रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जैसे आपकी सेल डाउन हो रही है तो ये हमेशा डाउन रहना तो नहीं चाहिए ना, हमें अप करना होगा। तो सेल को अप करने के लिए डेटा एनालिस्ट किसको फॉरवर्ड करता है, बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस स्ट्रेटेजी जनरेट करता है कि व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप। जैसे सपोज सपोज धीरज की एक शॉप है सपोज, अब ये शॉपिंग मॉल खोल रखा है धीरज मॉल सपोज। अब यहाँ पे अभी समर सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इसमें एसी और फ्रिज रखेंगे, सॉरी, अभी जिसमें आप हीटर रखते, ब्लो रखते, तो इससे होता है कभी हमारा, इसमें क्या रखने के नीचे, अभी समर आने वाला तो एसी कूलर रखना चाहिए। या फिर सपोज दूसरा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने एसी कूलर रख रखे हो और आपके जो कंपटीटर्स हो 30% ऑफ दे रहे हैं और आप 10% दे रहे हो, तो आपका सेल नहीं होगा। यदि आपको भी, दैट मीन्स व्हाट, कि आप यदि आपको सेल अप करनी है तो इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको भी 30% एफ देनी होगी। एक चीज बताओ, यदि हम 30%, 10% हम हमारे पास
हम इतने के लायक थे तभी तो हम 10% ऑफ दे रहे थे। यदि 30% के लायक होते तो हम स्टार्टिंग में तो 30% नहीं दे देते। मतलब कि 20% इसमें ऐड करना है, तो 20% कंपनी अपनी बजट से तो अलाउ करेगी नहीं कि मेरी बजट में पड़ी है 20% लगा। ये तो कोई कंपनी नहीं चाहती करना। तो फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे बताओ। तो हम जैसे मैं जो बात कर रहा था बिग मार्ट की, तो बिग मार्ट एक कैटेगरी का प्रोडक्ट नहीं सेल करता, 50 प्रोडक्ट बेचते हैं वो। तो क्या ऐसा हो सकता है ना, जैसे ये ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक कैटेगरी की सेल डाउन हो गई होगी, कुछ कैटेगरी की डाउन हुई होगी। जिसकी सेल अप है उस पे 1%, किसी पे 2%, किसी पे 3%, किसी पे 1%, करके हम 20% मैनेज कर सकते हैं ना। बट ये 1% 20% कौन किसको आइडिया होगा, जो बिजनेस एनालिसिस कर रखा होगा। ये सब नो, जिसको डोमेन की नॉलेज नहीं होगी, पता चला उसने सेल अप किया, जो सेल्स अच्छा हो रहा था वो भी डंप हो गया। कंपनी कहेगी भाई साहब आप खुद लैपटॉप ले जाओगे, मैं नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स है, समझ में आया। तो ये प्रिस्क्रिप्ट, तो यही करना है हमारा मेन मोटो, यहाँ तक पहुंचना है बेटा। लेकिन इसको इससे यहाँ तक पहुंचने से पहले मैं ये दो स्टेप करती हूँ। समझ गया नहीं समझ गया, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने की नीड है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो पहले मैं आपको डेटा गैदरिंग करना सिखाऊंगा, फिर हम डेटा पे डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। अब एक स्टेप और होता है जो मैं बता ही, क्या पता इंटरव्यू में पूछ दे आपसे। स्टेप 4, स्टेप 3 और स्टेप 4 नहीं, ये फिक्स नहीं है कि 3 के बाद ही 4 होगा। ये स्टेप 2 तक फिक्स है, स्टेप 1 देन 2, और 2 के बाद 3 भी हो सकता है, 4 भी। जैसे हमें सपोज रिजल्ट जनरेट, हमें ये एनालाइजेशन नहीं करनी, तो हम नहीं करेंगे, सीधा कहाँ पे आ जाएंगे, स्टेप 4 में क्या होता है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस नाम से पता चल रहा है प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन क्या होता है, जैसे आपने एक वैल्यू दिया 1011, तो नेक्स्ट वैल्यू को 1014, तो इस भी यहाँ पे यदि मैं पूछूं आपकी व्हाट विल बी और नेक्स्ट वैल्यू, तो हम बता सकते हैं ना कि इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 3 का, तो यहीं पे 3 ऐड कर दो तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यही काम हमारा कौन करता है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करता है कि जो आपने डेटा प्रोवाइड किया था, इस डेटा के अंदर से हिडन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेता है, और उस भी यहाँ पे यदि न्यू वैल्यू जनरेट करते हो तो उस भी यहाँ पे हमें बता पाता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो। जैसे हम रियल लाइफ में हमारे गांव में अभी भी होते हैं, आप जैसे घर गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बादल हवा ये सब को देख के बता देते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, देखे नहीं हो आज गर्मी बहुत है, आज ह्यूमिडिटी है, आज जो विंड का हवा का डायरेक्शन ऐसा है, तो बता देते हैं कि आज बारिश की संभावना, नहीं बताते हैं। तो वो पिछले 5 साल या पिछले 50 साल के एक्सपीरियंस के बिहार पे तो जज करते हैं, उनके पास उतनी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी जाती है, उसी के बिहार पे जजमेंट करते हैं। तो यही हमारा मशीन लर्निंग भी करता है, मशीन लर्निंग को प्रायर जैसी डेटा आपने दे रखा है, उस डेटा का भी आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, यदि वो मैच कर गया किसी भी स्ट्रक्चर से तो बता देगा कि ये हो। समझ में आया नहीं आया। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, हाइपोथेसिस वैल्यू है ना कि ऐसा होगा। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कितना परसेंट आपकी आपकी हाइपोथेसिस सही है, इसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्यूरेसी। तो यदि हमारी एक्यूरेसी 100% है, मीन्स जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो एक ही के पास पॉसिबल है हमारे पे, नहीं भगवान ही बता सकते हैं ये चीज। हम जो है वो 98% तक एक्यूरेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस 98% मतलब 2% का लैक हो रहा है, मतलब 2% चांस है गलत आने का, जैसे आप देख के भी होंगे, आपके फोन में बताना है कि बारिश होने वाली है, मैक्सिमम टाइम होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। नहीं, क्या आपने देखा होगा यूट्यूब पे रिकमेंड, यूट्यूब पे जैसे आप एक सॉन्ग सुन रहे हो, उसी से रिलेवेंट वीडियो नीचे आ रहे होते हैं। नहीं, बट कभी कभी ऐसे भी देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड वीडियो आ जाते हैं जो आप नहीं भी देख रहे हो, वो भी आ जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा मूड रिकमेंडेशन सिस्टम, वो भी आते रहते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ जहाँ पे आप मतलब मेरा कहने का सेंस ओवरऑल ये है कि ईमेल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पता हो कि बहुत ज्यादा लैक ऑफ इश्यूज नहीं है। नहीं, और इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब 99.9% तक एक्यूरेट कर देता है। तो फिर डीप लर्निंग इतना अच्छा है तो फिर मशीन लर्निंग नहीं यूज होना चाहिए था। फिर वही फिर से बात आती है, जो जितना पावरफुल होता है उतना कंज्यूमिंग भी होता है। डीप लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग लाइट वेट है, उस पर इजीली काम किया जा सकता है। समझ में आया नहीं आप सभी को। तो मतलब इससे ये समझ में आया कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और कार्टून देख रहे हैं, तो कार्टून देखते देखते यदि आप उनके पास गए और कोई वीडियो जैसा चल नीचे रिलेवेंट दिखा रहा हो या चल गया हो, तो उनको उस उम्र में नहीं देखना चाहिए, जो सब पिटाई ना करना शुरू कर दें, तो ईमेल की भी दिक्कत हो सकती है। नहीं, कुछ घरों में ऐसे होता है वीडियो देख रहा था बच्चा, गलती से कोई वीडियो चलने लग गया,
अब उसके मदर फादर बिल्कुल पीटना शुरू कर दिए, बच्चा तो हमारा बेटा, तो भाई साहब वो बाई मिस्टेक हुआ है, उससे गलती नहीं है। बट दूसरा वाला सिनेरियो, धीरज जैसे सपोज दैट धीरज मतलब समझ पा रहा होगा, जैसे डेली बेसिस पे वैसे वीडियो आ रही है, तब तो भाई साहब पिटाई करने लायक है। नहीं, क्योंकि अब मेल की तो रोज गलती नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। समझ गया नहीं समझ गया हम? तो ये हमारी यूज केस है। तो हम आपको तीन स्टेप तक साथ देंगे इस बैच में, चौथा स्टेप इस बैच में हम नहीं करेंगे, अगले दूसरे बैच में मशीन लर्निंग होती उसमें। हम यहाँ पे तीसरी स्टेप तक आपके साथ, मतलब हम पहले डेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो डेटा को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमने जैसा कि बताया, हम आपको पहले पांडास डिस्कस करेंगे। पांडास से जो डेटा गैदर करेंगे उस पे हम अपने मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए नमपाई को यूज करेंगे, साथ के साथ स्काईपाई भी यूज करवा कर दिखाएंगे। और इसी पे प्लॉटिंग करने के लिए, डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैटप्लोट्लिब। इसी डेटा को और बेटर तरीके से विजुअलाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे, सीबॉट। अच्छा, दोनों का एक ही काम है, डेटा विजुअलाइजेशन करना। तो एक बार कोई हमें से बता सकता है कि दोनों का स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन क्या है? कुछ तो होगा जिसकी वजह से यूज होते होंगे। अब तो जो बोल रहे थे वो भी ना बोलना, दर्द हो गया, ठीक है, बोलना जरूरी है बेटा, मुझे पहले आप कितने लेवल में पढ़ा रखे हो? हाँ, क्या? तो दोनों का तो काम ग्राफ ही है, कौन सा ग्राफ कौन बना देगा ऐसा? तो मैं आपसे बताता हूँ, देखो आपको जो नॉलेज है ना बताया करो, मेरी बात को मत माना करो, क्योंकि आपका काम है बताना, हमारा काम है फिल्टर करना, आपको क्लीन करना डेटा के अंदर जो प्रॉब्लम है, नहीं मतलब आपके अंदर जो मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन है उसको हटाना। जैसे यूट्यूब से बहुत लोग पढ़ लेते हैं, अब यूट्यूब पे तो वही बात होगी ना, जैसे यूट्यूब पे इंटरव्यू तो होती नहीं, कल को मुझे वीडियो बनाना तो हमारे इंटरव्यू थोड़ी ले जाते हैं, क्या आपको हमारे पास होना क्या चाहिए, कैमरा, और एक होनी चाहिए लैपटॉप, लैपटॉप कैमरा लेके हम भी बन जाएंगे यूट्यूबर, डेटा साइंटिस्ट। नहीं तो उसमें इंटरव्यूअर तो कोई, उसमें कोई जजमेंट तो होता नहीं कि भाई साहब को कितनी नॉलेज है तभी यूट्यूब पे वीडियो बना सकते, कोई भी बना सकता है। तो आप वहां से पढ़ते हो, गाइडेंस फॉलो करते हो, तो जिनकी उनकी नॉलेज होगी उसी भी आप पे तो आपको बता पाएंगे, जो जिसको नॉलेज नहीं है क्या बता पाएंगे। तो ऐसी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, तो आप जो बताओगे तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई ये गलत पढ़ लिए आप ये सही करना है। जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में भी बहुत सारी वीडियो पढ़ रखा था, और उसके नीचे मैं कमेंट भी किया था कि एक बार सर इसको बता देना प्लीज। आज मैं 2000 मतलब 19 में पढ़ करा था बीटेक, उसके बाद कमेंट का भी अपनी कॉलेज वाली आईडी से लॉग इन करता हूँ तो उनका रिप्लाई आज भी नहीं आया। मतलब कमेंट पे आते हैं ना रिप्लाई, आप लोग जानती होंगे यूट्यूब पे कमेंट करना आते हैं। बाद में तो फेसबुक वाले याद कर लिया कमेंट, कौन सा क्यों यूट्यूब वीडियो भी देखने वाले बना है क्या, तुम्हें भी देख सकते हो अब वो आज के ले जाते हैं। तो ये समझा रहा हूँ मैं कि ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम मैट, हाँ बताता हूँ। तो मैटप्लोट्लिब और सीबॉर्ड में माइनर डिफरेंस है, देखो मैटप्लोट्लिब जो है वो 3D डेटा पे ज्यादा बेटर वर्क करता है, सीबॉर्ड डेटा फ्रेम में हेल्प करेगा, यदि डेटा डेटा फ्रेम में हो, मतलब रो एंड कॉलम में टेबल के फॉर्मेट में हो तो हम सीबॉर्ड यूज करते हैं। बट यदि हमारे डेटा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो, जैसे इमेज पे वर्क कर रहे हो, उसमें हमें नंपाई ज्यादा बेटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये हम चारों लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास हम सीधा क्या इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे, पांडाज। कल की क्लास हमारी प्रैक्टिकल होगी, और आप सभी लोग अपनी लैपटॉप को ओपन करके रखेंगे, चार्जर वार्जर लगा के, क्योंकि कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। इतना बोलना डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल हम रोज नहीं पढ़ते, इतना आज ही पढ़ा दिए। मेरे लिए भी थ्योरेटिकल पढ़ाना टफ होता, आपके लिए सुनना होता नहीं। समझ रहे हो, कुछ लोग जमाएगा ले रहे हैं सर बस का। तो थ्योरेटिकल को लेके वॉरी ना हो आप कि हमें इतनी ज्यादा थ्योरी होगी, बस आज आज की है, कल से स्टार्ट करेंगे। ओवरव्यू आइडिया लगा, रोड मैप समझ में आया, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, समझ में आया। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हैं, तो पांडाज नमपाई नहीं, हम पढ़ेंगे पांडाज नमपाई को ही, उसके का स्पेसिफिक पर्पस होगा, है ना। क्या धीरज, फिर दूसरी बैच में भी यही कहना है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, दूसरी चीजें मैं आपको एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ।